हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पर नवीन सर के द्वारा कराए गए जीएस के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं। अब तक टोटल हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का रिवीजन यहाँ पर करने वाले हैं, वो भी दोस्तों कहीं कहीं पर जी के ट्रिक के साथ। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर पा रहे हैं, आपका मन लग रहा है प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करने में, तो आप लोगों को ये वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अगर आप लोगों का प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करने में मन नहीं लग रहा है, तो आप लोग इन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही कम समय में आप लोग जो है पूरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर रिवीजन कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट यहाँ पर नवीन सर के ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ उन चीज़ों पर जो है अच्छी कमांड के लिए, उनका अच्छा लाभ लेने के लिए उनके प्रैक्टिस सेट का आपको रिवीजन भी करना ज़रूरी है। तो दोस्तों आप लोगों को रिवीजन ज़रूर करना है, चाहे खुद के माध्यम से करें, चाहे या अपनी इन वीडियो के माध्यम से करें। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम 5 रिवीजन क्वेश्चन के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन है, गतका कहाँ का प्रदर्शन कला है, यानी कि कहाँ का मार्शल आर्ट है। तो ये पश्चिम बंगाल का। ओवरड्राफ्ट किस आरबीआई गवर्नर की पुस्तिका है? उर्जित पटेल की। 2025 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी किसे चुना गया? तो रियो को विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 243 आर्टिकल के में है। आर्टिकल 243 के। पंचायत चुनाव कौन के फॉर कौन जीतेगा? देव समाज की स्थापना किसने की? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं अगला हमारा प्रश्न नंबर 1 इस प्रैक्टिस सेट का। हिंदू त्योहार छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है? तो भगवान सूर्य की ये पूजा की जाती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी कि छठी को जो है ये छठ पूजा मनाई जाती है कार्तिक महीने में। और ये मुख्यतः बिहार में, और वैसे यूपी, बिहार और झारखंड, ये तीनों राज्यों में देखने को मिलता है। अधिकतर आपको बिहार में छठ पूजा देखने को मिलती है। छठ पूजा जो है ये 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना खाए और तीसरे दिन संध्या अर्घ दे दिया जाता है डूबते हुए सूरज को। उषा अर्घ यानी कि सुबह को उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। वहीं दोस्तों बात करें कि बिहार में अन्य उत्सव, मधुश्रावणी मेला, सामा चकेवा, मलमास मेला और जितिया उत्सव, ये सभी बिहार से रिलेटेड हैं। वहीं दोस्तों बात करें कि शारदा सिन्हा जिन्हें छठी गायिका या पार्वती का सिक्त रूप कहा जाता है, छठा रूप कहा जाता है, या छठी मैया के रूप में इन्हें जो है जाना जाता है। तो शारदा सिन्हा, जिनका अभी हाल ही में 2024 में कहें इनका निधन हो गया अभी हाल ही में, इनको जो है बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है, कुक्कू ऑफ बिहार। इन्हें जो है सन पद्मश्री अवार्ड जो है सन 1991 में मिलता है। वहीं साहित्य नाटक अकादमी जो है पुरस्कार सन 2000 में मिलता है। साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार सन 2000 में मिलता है। वहीं पद्म भूषण जो है 2018 में मिलता है। पद्म विभूषण 2025 में मिलता है। और शारदा सिन्हा को जो है छठी मैया के रूप में जाना जाता है। ये अगला प्रश्न नंबर 2 है, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? तो तेलंगाना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसमें है पेरिना टांडवम। वहीं मोहिनीअट्टम केरल में किया जाता है, सत्रिया असम में किया जाता है और भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिना टांडवम। तेलंगाना में किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य रूप है। वहीं दोस्तों बात करें कि ये पेरिना टांडवम जो है काकतीय वंश के से रिलेटेड है, योद्धाओं का नृत्य कहलाता है। ये घिमसा, चिंटू भागवतम भी और ओग्यू कथा और डप्पू डप्पू, ये सभी कहाँ से? तेलंगाना से रिलेटेड नृत्य रूप हैं। भाई दोस्तों बात करें कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड नृत्य रूप, नंबर 1 है भामकल्पम, वीरनाट्यम, कोलाटम, गोबी, घंटा मर्दाला, सिद्धि माधुरी। ये सभी जो हैं कहाँ से? आंध्र प्रदेश से रिलेटेड लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है कि प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें भरतनाट्यम के अन्य कलाकार, एस के सरोजा, उर्मिला सत्यनारायण और आर के मुथुकन्नमल। आर के मुथुकन्नमल जो हैं अंतिम देवदासी हैं। तो दोस्तों और बात करें कि कथकली नृत्यांगना एस पी वी बालकृष्णन, जिसे अभी हाल ही में पद्मश्री अवार्ड 2024 में दिया गया, तो इनको आपको इम्पोर्टेंट रूप से याद करना है। एस पी वी बालकृष्णन कथकली नृत्य की नृत्यांगना, पद्मश्री अवार्ड विजेता 2024 में। वही दोस्तों बात करें मेघ रंजनी मेघी, जिन्हें जिन्हें बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। वही दोस्तों बात करें मायाधर राउत, ये ओडिसी नृत्यांगना है। मेघ रंजनी मेघी कथक नृत्यांगना है और शेरोन लोबेन ओडिसी नृत्यांगना है।
अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि किस भारतीय नेता का जन्म दिवस 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं दोस्तों बात करें कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इनका जन्मदिन के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जन्म दिवस पर। इनकी एक बुक है इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित बुक है। भारत रत्न इन्हें मिला था 1992 में। वहीं एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं, इन्हें 15 दिसंबर को इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है इनके जन्म दिवस के रूप में। भारत रत्न इन्हें 1997 में 1997 में मिला था। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के रूप में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कुछ अन्य चर्चित दिवस हैं जो आपको कंठस्थ जरूर करनी है। इसमें पहला है एम विश्वेश्वरैया, जिनके जन्म दिवस के रूप में 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है, इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अटल जी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। राजीव गांधी की जन्म दिवस पर सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर को सेवा दिवस मनाया जाता है। वही दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की कि चांद पर मानव ले जाने वाले लूनर अभियान का नाम क्या था? तो ये अपोलो द्वितीय था, जिसको चंद्रमा, जहाँ पर ये लैंडिंग किया था तो चंद्रमा के उस स्थान को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहलाया। उसकी बात करें दोस्तों कि ये उड़ान इसने 16 जुलाई 1969 को भरी थी। 20 जुलाई को ये पहुंचा था और वापस ये आया था 24 जुलाई को। वहीं प्रथम व्यक्ति कौन है जो चंद्रमा पर पहुंचने वाले? नील आर्मस्ट्रांग। दूसरे व्यक्ति हैं बज एल्ड्रिन। तीसरे व्यक्ति हैं माइकल कोलिंस। वहीं दोस्तों बात करें कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? तो रूस। और पहली कृत्रिम वस्तु चंद्रमा पर पहुंचने वाली लूना द्वितीय थी, जो कि रूस के द्वारा भेजी गई थी 1959 यानी कि 1959 में। और इंडिया के अभियान 3 अब तक हो चुके हैं चंद्रमा पर। चंद्रयान फर्स्ट अभियान हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान सेकंड अभियान हुआ था 22 जुलाई 2019 को। और चंद्रयान थर्ड अभियान हुआ था 14 जुलाई 2030 को, जहां पर विक्रम लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। और प्रज्ञान किसका नाम था? रोवर, जो कि ले जाए गए थे तीसरा चंद्रयान हमारा गया था वो 14 जुलाई 2023 को गया था। और जहाँ पर ये लैंडिंग किया था, कहाँ लैंडिंग किया था? तो चंद्रमा के साउथ पोलर पर जो है लैंडिंग किया था। और वहीं दोस्तों जहाँ पर ये लैंडिंग किया था उसका नाम क्या कहलाया? शिव शक्ति पॉइंट कहलाया। वहीं दोस्तों हम बात करें अगले प्रश्न की कि प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गेट GATT की स्थापना की गई। गेट का पूर्ण रूप क्या है? तो 1948 में इसकी स्थापना की गई विश्व व्यापार को विनियमित करने के लिए। तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1948 को होती है। इसकी फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड, जिसको 12 दिसंबर 1995 को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर 1 जनवरी 1996 को गेट के स्थान पर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है, जिसके पहले अध्यक्ष नागोजी ओंकोजी इवेला थी, जो कि एक पहली महिला थी, पहली अफ्रीकी महिला भी थी ये नागोजी ओंकोजी इवेला। ये देश नाइजीरिया देश से संबंधित थी। नाइजीरिया देश की राजधानी अबूजा और करेंसी इसकी नायरा थी। तो ये आप लोगों को पॉइंट कुछ याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 7, अंतर विश्वविद्यालय इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है, जो कि 1956 से 57 में शुरू हुई थी, जिसके प्रथम विजेता बॉम्बे विश्वविद्यालय था और वर्तमान में विजेता चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है। तो पुरस्कार राशि इसमें 15 लाख दी जाती है। वही दोस्तों बात करें कि अर्जुन पुरस्कार, इसकी स्थापना 1961 में होती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में होती है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की स्थापना 2009 में होती है, जो कि ये तीनों खेल रत्न खेल से रिलेटेड पुरस्कार हैं। वही दोस्तों बात करें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे। तो मुल्क राज आनंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों इनके अन्य कुछ बुक्स हैं चर्चित, अक्रॉस द ब्लैक वाटर और इंडियन फेरी टेल्स, और वहीं कमला दास की एक चर्चित बुक है सिलेक्टेड पोएम्स। और वहीं दोस्तों बात करें हम अगले प्रश्न की कि लाला लाजपत राय 1921 से किससे जुड़े हुए थे? तो सर्वेंट ऑफ द पीपल
सोसाइटी से जुड़े हुए थे 1921 में। वहीं दोस्तों बात करें लाला लाजपत राय के बारे में अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो इन्होंने जब पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में की थी, इसके संस्थापक रहे और इन्होंने 2 मैगजीन प्रकाशित की, यंग इंडिया 1916 में और अनहैप्पी इंडिया 1928 में, 1916 और 1928 में। वहीं दोस्तों बात करें इनका साइमन कमीशन के प्रति इन्होंने जो है विरोध किया था, जहाँ पर गो बैक साइमन के नारे लगाए थे, क्योंकि वहाँ पर साइमन कमीशन के तहत जो क्या हुआ था कि वहाँ पर सभी अंग्रेज व्यक्ति कमीशन में थे और कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, सभी के सभी अंग्रेज थे और गो बैक के इसलिए साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। इनका उपनाम था पंजाब केसरी। होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना इन्होंने 1917 में की और कांग्रेस अध्यक्ष 1920 में कलकत्ता के अधिवेशन में रहे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। भाई दोस्तों बात करें कि सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की। चिन्मय मिशन जो है स्वामी चिन्मयानंद ने 1953 में स्टार्ट किया था। वहीं दोस्तों बात करें हम अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह के वैध बनाने के लिए किस वर्ष में हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? तो हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम ये कब स्टार्ट किया गया, इसके पूछने का तात्पर्य ये है। तो ये जो है 1856 में स्टार्ट किया गया था। 16 जुलाई 1856 में ये स्टार्ट किया गया था, जिसका ड्राफ्ट तैयार किया था डलहौजी ने, पारित किया था कैनिंग ने और इसमें योगदान दिया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, जो कि कलकत्ता में ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था। और वहीं दोस्तों बात करें कि विधवा पुनर्विवाह संघ, जिसकी स्थापना जो 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा की जाती है और विधवाओं के लिए एक स्कूल की स्थापना शारदा सदन 1889 में पंडिता रामाबाई के द्वारा की जाती है। वहीं आर्य महिला समाज जो है पुणे महाराष्ट्र में 1882 में इसकी स्थापना पंडिता रामाबाई के द्वारा की जाती है। वहीं दोस्तों बात करें हम अगले प्रश्न की कि भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो श्रीरामपुर मिशन की स्थापना विलियम कैरी के द्वारा की गई थी, जो कि एक प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन था श्रीरामपुर मिशन, जो कि इसी के तहत जो 1800 में प्रिंटिंग प्रेस अपने यहाँ आती है और 1818 में एक कॉलेज की स्थापना की जाती है श्रीरामपुर मिशन के तहत। और भाई भारत में पहला ईसाई मिशनरी कौन था? तो थॉमस द अपोस्टल, जो कि केरल में आया था। तो ये पहला ईसाई मिशनरी था। वहीं दोस्तों बात करें हम अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 कि किसका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो रामकृष्ण परमहंस का नाम जो है गदाधर चट्टोपाध्याय था, जो कि विवेकानंद जी के गुरु थे और इनके रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी राधा मणि या राधा माँ भी कह सकते हो। वही स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और स्वामी प्रभुपाद को इस्कॉन के रूप में जाना जाता था। तो वहीं दोस्तों बात करें 1930 में किसने दलितों को डिस्प्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? तो ये मांग की थी अलग निर्वाचन मंडल की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जुड़ा महार सत्याग्रह, जो कि 20 मार्च 1927 में इन्होंने महाराष्ट्र में स्टार्ट किया। 1927 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1935 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी के एग्जाम के लिए। वही दोस्तों बात करें महात्मा गांधी, इन्होंने हरिजन पत्रिका 1923 में स्टार्ट की। अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना 1932 में की, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो घनश्याम दास बिड़ला प्रथम अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की जाती है। अब्दुल गफ्फार खान जो लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित हैं, लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था 1930 में। वही दोस्तों बात करें हम अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी कोर्ट की स्थापना, एससी के जजेस जो हैं उनकी 65 साल जो होती है ईयर सेवानिवृत्ति की होती है। हाई कोर्ट के जजेस की 62 ईयर होती है। यूपीएससी के अध्यक्ष की 65 और एसपीएससी के अध्यक्ष की 62। वहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की मिनिमम 35 और राज्यसभा और विधान परिषद की 30 होती है और लोकसभा और विधानसभा की 25 होती है मिनिमम, जो कि। और वही दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, बिहार की पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है? तो जनरली 33% आरक्षण दिया जाता है, लेकिन आर्टिकल 243D जिसको 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, जिसके तहत जो है 50% का आरक्षण बिहार की पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं को दिया जाता है, 50% का आरक्षण। वही अगला है प्रश्न नंबर 16। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो 2016 में शुरू किए गए थे, जिसे
नीति आयोग की स्थापना 2015 में की जाती है, जिसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, जो कि पहले जिसके उपाध्यक्ष अरविंद सिंह, सॉरी, ये नीति आयोग जो था जिसके प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? नरेंद्र मोदी। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो थे BVR सुब्रमण्यम। और प्रथम सीईओ कौन थे? तो सिंधु सी खुल्लर प्रथम थे। और पहले उपाध्यक्ष थे इसके नीति आयोग के अरविंद सिंह पनगड़िया। और 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे अरविंद सिंह पनगड़िया। वही दोस्तों बात करें, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वही दोस्तों बात करें कि नीति आयोग के द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष शुरू किया गया? तो वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड जो है 2016 में स्टार्ट किया गया, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न नंबर 17, देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार सबसे बड़ा है? तो गुवाहाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुवाहाटी के कुछ पीठ हैं जो कि कब कब स्थापित होती हैं, तो वो देख लेते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में होती है। 7वां हाई कोर्ट है ये। और इसकी पीठें हैं कुछ नागालैंड में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड में 1972 में कोहिमा में स्थापित की गई। मिजोरम में 1990 में आइजोल में स्थापित की गई। और अरुणाचल प्रदेश में सन 2000 में ईटानगर में स्थापित की गई। वही दोस्तों बात करें कि बम्बई उच्च न्यायालय जो है महाराष्ट्र, गोवा और दादरा नगर हवेली, ये क्षेत्र जो है बम्बई उच्च न्यायालय के तहत कवर किए जाते हैं। वही कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार का क्षेत्र कवर करता है। वही इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1866 में होती है। और सबसे ज़्यादा जज किस में है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 160 जजेज हैं। सबसे कम जज हैं सिक्किम के उच्च न्यायालय में, जो कि 3 जज हैं हाई कोर्ट में। भाई दोस्तों बात करें 18, प्रश्न नंबर 18, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को निम्नलिखित में से कौन सा जलमग्न पर्वतमाला आपातिक भाग है? तो अराकान योमा पर्वत। अंडमान निकोबार और म्यांमार को अलग करता है कोको चैनल। अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया को अलग करता है ग्रेट चैनल। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 19, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आंसर इसका राइट हो जाएगा 6 भागों में भारत के भौगोलिक भागों को बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नंबर 2 द्वीपीय समूह, नंबर 3 तटीय मैदान, नंबर 4 प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 5 मरुस्थलीय प्रदेश और नंबर 6 उत्तर भारत के विशाल मैदान। अगला प्रश्न है पेज 20, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्य घाटी को क्या कहा जाता है? तो अनुदैर्य घाटी को दून कहा जाता है। दून घाटियाँ उत्तराखंड में मिलेंगी आपको। बुग्याल हिमालय में मिलेगा आपको। और मर्ग जो है वो भी हिमालय में आपको देखने को मिलता है। अराकान योमा घाटी, अरक्कू घाटी अरुणाचल प्रदेश विशाखापट्टनम में मिलती है। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में मिलती है। बंगुस घाटी जम्मू कश्मीर में, बराक असम में, बसपा हिमाचल प्रदेश में, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। और वहीं कवन घाटी तमिलनाडु में, और स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में, नुब्रा घाटी लद्दाख में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, नावरा घाटी पश्चिम बंगाल में और साइलेंट घाटी यानी कि वैली केरल में देखने को आपको मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्वत और राज्य केंद्र शासित प्रदेश सुमेलित नहीं है? तो नंदा देवी पर्वत आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। सासेर कांगड़ी लद्दाख में देखने को मिलता है। कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में देखने को मिलता है, जो कि एकमात्र मिश्रित स्थल है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। आपको बताना है कि ये कब शामिल किया गया था। और वहीं दोस्तों इसका राइट आंसर तो फिर हो जाएगा K2 पर्वत, जो कि हिमालय पर्वत से रिलेटेड नहीं है, K2। अगला प्रश्न है हमारा कि मुद्रा निर्गत करने के लिए भारतीय रिजर्व यानी कि RBI द्वारा कौन सी व्यवस्था अपनाई गई? तो मुद्रा निर्गत करने के लिए RBI के द्वारा न्यूनतम भंडारण प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपनाया गया। इसे 1957 में लागू किया गया था। 1956 के एक्ट के तहत न्यूनतम निधि कितनी है इसके तहत? 200 करोड़ और 115 करोड़ जिसमें गोल्ड है और 85 करोड़ जो है विदेशी प्रतिभूति है। भारत के बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो संबंधित बैंक, जो भी बैंक होगी आपकी, उसी से जो है वही निर्धारित करेगी आपका ब्याज दर। वहीं दोस्तों बात करें कि आरबीआई जो है इसमें बैंक दर 6.5% होती है, रेपो रेट दर 6.25% और आरआर रिवर्स रेपो रेट दर 3.35% होती है। वहीं दोस्तों बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य NBFC द्वारा नहीं किया जा सकता? तो NBFC द्वारा जो है मांग आधारित जमा स्वीकार नहीं की जा सकती। NBFC के द्वारा क्या किया जाता है? ऋण प्रदान कर सकता है, निवेश मेकिंग इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है और शेयरों का अधिग्रहण भी कर सकता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये
एक्ट 1956 के तहत इसकी स्थापना होती है। वही दोस्तों बात करें, यदि कोई ईमेल टाइप कर रहा है और फिर वह अचानक वेब ब्राउज़र अचानक बंद हो जाता है तो ईमेल स्वतः एक फ़ोल्डर में सेव हो जाता है। तो ईमेल किस फ़ोल्डर में सेव हो जाता है? तो ईमेल जो है ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। वहीं एसएमएस की बात करें कि अगर आपके पास एसएमएस आता है और वह जो है अगर मतलब कोई फ्रॉड होता है तो अब वो किस रूप में सेव होता है? स्पैम के रूप में हमारे पास जो है सेव हो जाता है। वही दोस्तों बात करें ईमेल के आविष्कारक कौन रहे? रे तमिलसन। और भारतीय कौन है जो ईमेल से रिलेटेड हैं? शिवा अय्यादुरई। और ईमेल के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। मान लीजिए ये लिखा है आपका नाम और एट द रेट के बाद क्या होता है? एट द रेट के बाद होता है डोमेन नेम होता है और एट द रेट से पहले क्या होता है? ये आपका यूज़र नेम होता है। यूज़र नेम और डोमेन 2 पार्ट होते हैं ईमेल के। तो आज का गृह कार्य हमारा हो जाएगा, ईमेल में कितने प्रकार के इनबॉक्स टैब मौजूद होते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 5। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।